हेलो वेलकम टू ऑल। आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों आज मैं आपको विज्ञान यानी फिजिक्स से टोटल 25 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने इस तरह के प्रश्न को अगर कर डाला तो एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। तो चलिए हम लोग काफ़ी प्रश्नों को सॉल्यूशन करने वाले हैं डिटेल के साथ में। तो पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। हम लोग जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अच्छा, न्यूटन और डायन किसका मात्रक है, यह बल का मात्रक होता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बल का मात्रक क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, न्यूटन और डायन होता है। अच्छा, वाट किसका मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक पूछेगा क्या है, तो आपको क्या बता देना है, वाट है। अच्छा, अगर आपके पास में शक्ति होता है तो आप कहते हैं ना मैं तुम्हारा वाट लगा दूंगा, तो ये शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जूल बराबर कितना होता है। बताओ 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 बच्चों, एक जूल बराबर कितना होता है। तो आप कहोगे कि एक जूल बराबर सर जी 4.2 कैलोरी होता है। कितना होता है, 4.2 कैलोरी होता है, एक जूल बराबर होता है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चों कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है, तो बच्चों एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन होता है। कितना होता है, 10⁵ डायन होता है। बच्चों ये सब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको वो प्रश्न बिल्कुल नहीं बताऊंगा जो मुझे आता है या जो आपको आता है, मैं वो बताऊंगा जो एग्जाम में आता है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो बच्चों प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष बराबर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना होता है। बच्चों एक प्रकाश वर्ष, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं 1 लाइट ईयर। क्या कहते हैं, 1 LY। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष, हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर बच्चों कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46। कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है, मीटर होता है। अच्छा, किलोमीटर में पूछेगा कि एक लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है, तो किलोमीटर में जब पूछेगा तो आपको बता देना है किलोमीटर में, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। किलोमीटर में एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए और भी मैं आपको बताता हूँ, प्रकाश की तीव्रता का, बच्चों क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो आपको बताना फोटोमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या है, फोटोमीटर आपको याद रखना है। क्या रखना है, फोटोमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। बच्चों खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं, तो हम सबको पता है कि खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का भी मात्रक बच्चों कैलोरी ही होता है। तो ऊर्जा क्या है, खाद्य है जिसको हम लोग खाते हैं वो हमको ऊर्जा देता है, तो ऊर्जा इस प्रकार कैलोरी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जूल, जूल ऊर्जा का ही मात्रक है। ऊर्जा के मात्रक को हम लोग जूल भी कहते हैं, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, केल्विन किसका मात्रक है, ये ताप का मात्रक है। किसका है, ताप का मात्रक बच्चों पूछे क्या है, केल्विन होता है। अच्छा, अर्घ, ऊर्जा और कार्य की सीजीएस इकाई। अर्घ क्या है, अर्घ के बारे में याद रखना, ऊर्जा प्लस कार्य की सीजीएस इकाई है, कि सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक है। क्या है, अर्घ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अर्घ बराबर कितना जूल होता है। बच्चों एक अर्घ बराबर, अगर बात किया जाए कि एक अर्घ बराबर कितना जूल होता है, तो एक अर्घ बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। कितना होता है, 10⁻⁻7 जूल होता है एक अर्घ बराबर। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, यहाँ हो गया है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल
किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? हम सबको पता है कि ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। किसमें मापते हैं? ध्वनि को मापा जाता है। तो ऑप्शन में खोज लीजिए आपको ध्वनि कहाँ दिख रहा है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन बिल्कुल गलत, पेशाब में शक्कर गलत, वायु में जलवाष्प हाँ यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ध्वनि बच्चों पूछेगा कि कौन सा तरंग है, ध्वनि कौन सा तरंग है, बताओ 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 ध्वनि कौन सा तरंग है। तो बच्चों आप कहोगे कि बच्चों ध्वनि जो है यह अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सा तरंग है? यह अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। कई बार पूछा जाता है अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब क्या होता है? कि अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब होता है कि यह सीधा चलता है। एक तरंग होता है जो ऐसे ऐसे करके चलता है, उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जो सीधा चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। तो ध्वनि जो है दोस्तों वह अनुदैर्घ्य तरंग है, आपको याद रख लेना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो काफ़ी सिंपल है। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको जुगाड़ का ज़रूरत पड़ता है। साइंस जो है ना आपका जुगाड़ से चलता है। और आपने बहुत सारा ट्रिक देखा होगा सदिश राशि का, अदिश राशि का, लेकिन आज के बाद सारा ट्रिक को आप भूल जाइए। सिर्फ आप जुगाड़ लगाइए जिसमें व या ब लगा होगा। जिसमें व या ब लगा होगा तो वो क्या होगा? सदिश राशि होगा। और जिसमें नहीं होगा सदिश होगा। जिसमें व या ब नहीं लगा होगा तो क्या होगा? अदिश है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए तो कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो देख लीजिए, संवेग व और ब लगल है, संवेग में व आया तो क्या हो जाएगा? सदिश राशि है। वेग ये भी सदिश राशि है। कोणीय वेग, फिर वेग आ गया तो ये भी सदिश राशि है। लेकिन द्रव्यमान क्या है आपका? द्रव्यमान यह वो द्रव्यमान में व या ब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? यह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन ही पूछा है सदिश राशि नहीं है तो द्रव्यमान ही सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार का यहाँ भी एक और प्रश्न है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि है तो व या ब लगल होगा। तो देख लीजिए व वेग हाँ सदिश राशि है, बिल्कुल सही बात है। द्रव्यमान द्रव्यमान हाँ द्रव्यमान समय और लंबाई। तो इनमें क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सदिश राशि वेग हो जाएगा। तो वेग लगल है और ये सब क्या है? अदिश है। तो वह लगल है ना, वह या वो लगल है तो सदिश राशि यही ना हो जाएगा, वेग ही ना हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की जब शून्य में स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु को जब हम किसी वायुमंडल से जब किसी वस्तु को जब हम गिराते हैं किसी ऊंचे स्थान से तो क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? गति समान होती है या वेग समान होता है या त्वरण समान होता है या बल समान होता है? तो आपको बता देना है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो होता है बच्चों त्वरण समान होता है। क्या होता है? त्वरण समान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, त्वरण क्या होता है? तो त्वरण के बारे में मैं आपको बता दूं, वेग में वृद्धि। क्या होता है? वेग में अगर दोस्तों हम लोग क्या कर दे? वृद्धि कर दे तो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अगर वेग में कमी कर दे, इसी वेग में हम लोग क्या कर देंगे? कमी कर देंगे तो इस घटना को हम लोग मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं। काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चे गलती करते हैं। 100 सड़िया प्रश्न रटने से अच्छा है कि आप अच्छे अच्छे प्रश्न को कर करके जाए। इस तरह के प्रश्न अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका एग्जाम ऑटोमेटिक कोई सा भी एग्जाम आपका निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं। क्या कहता है? चाल और वेग अचर रहते हैं। चाल अचर और वेग चर रहता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। चाल अचर रहता है और वेग चर रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट का ऊपर जाना यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग संवेग संरक्षण के उदाहरण से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन
प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आता रहता हूँ और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहाँ से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको क्या बताना है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा नाव से कूदना किसका उदाहरण है? नाव से कूदना भी संवेग संरक्षण का उदाहरण है, सिद्धांत का उदाहरण है, नाव से कूदना। और मैं आपको बताता हूँ, अगर कह दे बम का विस्फोट होना, बम विस्फोट होना भी संवेग संरक्षण का उदाहरण है। तो ये सब संवेग संरक्षण के उदाहरण हैं, आपको समझना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। अगर वस्तु की मात्रा को हम लोग बदल दें यानी चेंज कर दे तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो आयतन अपरिवर्तित रहेगा, बिल्कुल गलत। हाँ, ये अपरिवर्तित नहीं रहेगा, भार भी नहीं, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर करता है। घनत्व जो होता है दोस्तों, घनत्व किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन पर पूछेगा क्या निर्भर करता है? तो ये घनत्व निर्भर करता है, आपको ये बात याद रखना है। अर्थात दोस्तों, अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा, द्रव्यमान को बढ़ा दे, अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनत्व भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर द्रव्यमान कम होगा, तो घनत्व भी क्या होगा? कम होगा। द्रव्यमान ज़्यादा तो घनत्व ज़्यादा, द्रव्यमान कम तो घनत्व भी कम होगा। अच्छा, घनत्व का फॉर्मूला भी इसलिए क्या हो जाता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको बताना है कि द्रव्यमान बटे आयतन, ये किसका फॉर्मूला है? घनत्व का। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में जो वस्तु तैरती है यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण ये संभव है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन ने गति के टोटल 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिया था। प्रथम नियम को हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। न्यूटन गति के प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और इन्हीं में से जो तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम की अगर पहचान किया जाए, उदाहरण के साथ अगर हम लोग देखें तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा। तो विपरीत प्रतिक्रिया जैसे कहेगा कि बंदूक का चलना, क्या होगा? बंदूक से गोली का चलना, बंदूक से गोली चलना। तो देखो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। बंदूक का हम लोग क्या करते हैं? बंदूक के हम लोग कारतूस को हम पीछे की ओर दबाते हैं और गोली किधर जाता है? आगे की ओर जाता है। तो क्या हो रहा है कि ताकत लगाए पीछे और गोली आगे गया, तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाव का चलना, नदी में नाव का चलना। तो दोस्तों नदी में जब नाव चलता है तो आपने देखा होगा कि नाव चालक जो होता है वो पीछे की ओर बांस से ताकत लगाता है और नाव आगे की ओर जाता है। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित होगा? न्यूटन के तृतीय नियम के पर आधारित होगा। अच्छा, और भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछेगा कि रॉकेट का लॉन्च होना यह भी न्यूटन के तृतीय गति के नियम का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डायनमो ऊर्जा रूपांतरण करता है। तो डायनमो ऊर्जा रूपांतरण करता है, किसका रूपांतरण करता है डायनमो? तो डायनमो जो है दोस्तों यह क्या है? यह डायनमो जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा,
अब मैं आपको बताता हूँ डायनमो से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, डायनमो पूछेगा कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो भैया डायनमो जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर क्वेश्चन कहीं पूछ ले बाय द चांस, पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जामों में, तो आपको बता देना है कि यह जो डायनमो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस डायनमो से किस प्रकार की धारा निकलती है। तो बच्चों इस डायनमो से हमेशा आपको याद रख लेना है कि दिष्ट धारा निकलती है। कैसी धारा निकलती है? दिष्ट धारा। डायनमो से कौन सा धारा निकलती है? तो दिष्ट धारा निकलती है। आपको ये बात याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो माइक्रोफोन जो है यह ऊर्जा का रूपांतरण करता है। कैसे करता है? तो आपको बता देना है, यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, बिल्कुल गलत। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, बिल्कुल सही बात। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदल देता है? तो माइक्रोफोन बदल देता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। सौर सेल बनाए जाते हैं। तो सौर सेल किससे बनाए जाते हैं? तो सौर सेल सिलिकॉन से भी बनाया जाता है और गैलियम से भी बनाया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी है ए और बी, तो इस प्रश्न का ए और बी, डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा, सिलिकॉन और गैलियम से। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा सिलिकॉन और गैलियम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले सिलिकॉन के बारे में जानते हैं। सिलिकॉन को आमतौर पर अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अर्धचालक के रूप में किया जाता है। अर्धचालक के रूप में किया जाता है। और गैलियम के बारे में जाने तो इसका गैलियम का संकेत Ga होता है। क्या होता है? Ga होता है। और इसका परमाणु भार कितना होता है? परमाणु संख्या इसका 31 होता है। कितना होता है? 31 होता है। और गैलियम को दोस्तों बॉक्साइट और जिंक अयस्कों से निकाला जाता है। गैलियम को कहाँ से निकाला जाता है? बॉक्साइट प्लस जिंक अयस्क से निकाला जाता है। अयस्क से निकाला जाता है किसको? गैलियम को। आपको ये बात याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होगा? अगर गहराई को बढ़ा दिया जाए तो द्रव के दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर गहराई को अगर बढ़ा देंगे तो द्रव का जो गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है। नेक्स्ट अगला है, बर्फ की स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना। अच्छा, आप सोच लीजिए खुद एक बर्फ है और उसको हम क्या कर रहे हैं? उस पर हम लोग दाब को बढ़ा रहे हैं। जब हम दाब को जब बढ़ाएंगे, ये मत समझिएगा कि बर्फ गल करके पानी हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा। उसका क्या हो जाएगा कि जब दाब को हम बढ़ाएंगे तो अपरिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका गलनांक अपरिवर्तित रहे होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? अपने शरीर को संतुलन बनाने के लिए वो झुक जाता है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ दिख रहा है? तेज चलने के लिए, गलत बात। फिसलन से बचने के लिए, नहीं। स्थायित्व बढ़ाने के लिए, हाँ, अपना शरीर को संतुलन बनाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए ये व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल क्या होगा? एक गिलास में पानी तैर रही है। जब एक गिलास में पानी बर्फ तैर रही है तो क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? पीछे मैंने जस्ट आपको बता करके आया हूँ कि एक प्रकाश वर्ष बराबर भैया कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो ये मैं पीछे आपको बता के आया हूँ। दोस्तों ये रहा आज के 20 प्रश्न।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूं, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर हो पाए। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया ITIHASKIDUNIYA99 इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहां से जा कर के PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।